हेलो दोस्तों। रामावतार एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए खुशखबरी है कि एनडीए का कल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। शायद से 350 के आसपास वैकेंसी है। तो आप एक बार डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो दी गई है यूपीएससी के द्वारा उसको एक बार रीड कर लीजिए और फटाफट फार्म को फिलअप कर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं करेंगे हम खराब अभी। एडवर्टाइज के बारे में आप गूगल से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर के अपने प्रिपरेशन पे लग जाएं। ठीक है, बाकी हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आप नोटेशन की अगर बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर या तो ऐसे टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपको, या ए के ऊपर ऐसे डैश। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज तो ये है, आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है मान लीजिए, और आप उसका जब ट्रांसपोज करके नई मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका ऑर्डर पलट जाएगा, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज n हो जाएगी और नंबर ऑफ कॉलम m हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास ये है और इसी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो पहले तो इसका ऑर्डर हम अगर चेक करें तो 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, और ट्रांसपोज करने पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो जाएंगे और नंबर ऑफ रो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कुछ इस तरह से 1 2 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी ट्रांसपोज के बारे में। अब ट्रांसपोज के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जिनका आगे क्वेश्चन में हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा यूज करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर उसका डबल ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, एक बार ट्रांसपोज किया उसके बाद वापस से दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ये तो नॉर्मल सी चीज है, सबको पता होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी स्केलर वैल्यू से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए और ट्रांसपोज निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को उस स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों केस में रिजल्टेंट आपका सेम रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर आपको दो मैट्रिक्स का रिजल्टेंट एडिशन करने के बाद ट्रांसपोज करने के बोला जाए, या आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिए बाद में उन दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम। ठीक है, और लास्ट और एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज ए डैश बी डैश ये ना होकर रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, यानी पीछे से आगे। तो ट्रांसपोज क्या बनेगा आपका, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज खुलता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज खोलिए, तो वो खुलेगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये थी कुछ ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। के बाद आपने हम कुछ और टॉपिक को देख लेते हैं। इसके बाद आपका आता है बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो तो ये रहेगी कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और दूसरी मैट्रिक्स है, तो उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं या चेक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर ले और सेम मैट्रिक्स आप गेट करें, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 2 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करिए बच्चों। तो पहली रो पहले कॉलम में बदलेगी तो 1 2, दूसरी रो दूसरे कॉलम में बदलेगी तो 2 4। तो आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोज करने के बाद आपको सेम मैट्रिक्स मिली है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर का अगर एक एग्जांपल ले हम, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है आपके पास, ए बी, पहले डायगोनल एलिमेंट लिख लेता हूं मैं, मान लीजिए सी। ये है आपका, यहाँ पे जी है, ये भी जी है मान लीजिए। ठीक है, ये एफ है, तो यहाँ पे ये भी एफ है, और ये ई है, तो यहाँ पे ये भी ई है। ठीक है, इस तरह से। ये सी को थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, ये यहाँ पर एलिमेंट हो गया सी। तो ये मैट्रिक्स है आपकी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज गेट करूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम में बदलेंगे यानी ए जी एफ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में जी बी ई, और तीसरी रो एफ ई सी को तीसरे कॉलम में एफ ई सी। तो आप देख रहे हैं कि बी और बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोज करने के बाद आपको सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, तो मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2 ऑर्डर 2 और 3 ऑर्डर 3 का, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए पहले मैट्रिक्स ए है, और ये है आपकी डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, और ये -2 और 2 है। ठीक है, अब आप ए ट्रांसपोज कर दीजिए। पहली रो को कॉलम में बदलेंगे 0 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में -2 0। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन बाहर ले लूं बच्चों, तो ये एलिमेंट इस तरह से चेंज हो जाएंगे, 0 2 -2 0। ये क्या था, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स थे, यानी -a। तो ट्रांसपोज करने पर आपको सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज मिला है नई मैट्रिक्स में, इसलिए मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल देखिए बच्चों। मान लीजिए एक मैट्रिक्स बी है आपके पास, और डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा 0 होते हैं, ये मैं आपको भी प्रॉपर्टी में नोट करा दूंगा। मान लीजिए यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे प्लस का 5 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पे प्लस का 3 है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं बच्चों, तो पहली रो को पहले कॉलम में लिखोगे 0 4 5, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में -4 0 3, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -5 -3 एंड 0। और अगर आप मैं यहाँ से माइनस का साइन बाहर ले लूं बच्चों, तो माइनस का साइन बाहर लेने पर एलिमेंट क्या बनेंगे, 0 -4 -5, प्लस का 4 0 -3, प्लस का 5 प्लस का 3 एंड 0, यानी -b। तो बी ट्रांसपोज करने पर आपके सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज आ रहा है, इसलिए मैट्रिक्स भी कैसी है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस मालूम हो गया है। तो कंडीशन यहाँ पे आपको एक तो ये देखने के लिए याद रखना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में। अब इनके बाद साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट करा देते हैं, जो हमारे एनडीए मैथमेटिक्स के बेसिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके एक सेकंड, ये कैनवास क्लियर नहीं हो रहा है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो पहला पॉइंट है आपके लिए, नोट करके नोट्स में अपने इनको सेव कर लीजिएगा। पहला पॉइंट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप सम करोगे तो जो नया रिजल्ट मिलेगा वो भी सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे तो भी रिजल्ट में आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो पहला पॉइंट है आपके लिए, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिफरेंस करते हो तो रिजल्ट में हमेशा क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा बच्चों, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप सेम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप ऐड कराते हो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्कीमेटिक पार्ट में लिखिए, तो आप उसको दो टुकड़ों में ऐसे बांट सकते हैं मैट्रिक्स को, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। जहां पे ये पहला वाला जो पार्ट है आपका, ये इतना, ये कहलाएगा सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, और ये इतना वाला पार्ट कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट, ठीक है। यानी किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरह से दो फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो पहला पार्ट आपका जो प्लस वाला है वो सिमेट्रिक पार्ट कहलाएगा, और दूसरे पार्ट में जिसमें ए माइनस ए डैश हो रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। लास्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, नोट करके इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिए पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट कहता है, इफ if A and B both are symmetric, then AB is also symmetric if and only if AB बराबर हो BA के, ठीक है। ये कंडीशन होगी तभी AB जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको जो गिवन है ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज ए गिवन है, बी ट्रांसपोज बी गिवन है, ये गिवन वाले पार्ट है आपको, ठीक है। साथ में आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी बराबर बी ए होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, मतलब ए बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। अगर मैं ट्रांसपोज यहाँ पे खोल लूं बच्चों तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अभी हमने चेक किया था। बी ट्रांसपोज की वैल्यू जो गिवन है उसके हिसाब से बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, तो ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको।
अब अगर मैं बी ए बी ट्रांसपोज को वापस से इधर लिखना चाहूँ बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बराबर क्या है, ये बी ए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कोई कॉल आ रही है, 1 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ पे देखिए कह रहे थे आपसे कि ए बी बराबर बी होना चाहिए, तो आपका इतना रिजल्ट गेट कर लिया आपने। एक सेकंड, ए बी बराबर में बी ए हो चुका था। अब अगर आप देखें ए बी डैश बी ए, अगर बी ए को ए बी लिखे हम, तो आप देख रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है वो सेम ए बी रिजल्ट ही आ रहा है। इसलिए ये जो दोनों वैल्यू है इनको इक्वल होना पड़ेगा, मतलब ए बी बराबर में बी ए ही होना पड़ेगा, तभी आपका किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, माइनर कोफैक्टर वगैरह पे। उससे पहले एक आप ये पॉइंट और याद रख लेना कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ नल मैट्रिक्स ऑफ सॉरी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, वो हमेशा जीरो रहेंगे। चलिए आगे हम अपने माइनर कोफैक्टर्स वगैरह पे चलते हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आता है माइनर्स, माइनर निकालने, कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर्स एंड डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम माइनर को देखेंगे, फिर उसके बाद कोफैक्टर और डिटरमिनेंट पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीनों के तीनों पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स की कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर को देखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनर निकालेंगे, यानी माइनर 1 1। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैट्रिक्स में एलिमेंट कुछ इस तरह से है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, यानी A11 एलिमेंट की पोजीशन 1 है, A12 2 है, A21 3 है और A22 4 है। तो यहाँ पे माइनर M11 निकालेंगे हम, फिर उसके बाद माइनर M12 निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनर M21 निकालेंगे एंड फिर M22। तो माइनर अगर M11 आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है, M11 यानी A11 वाली पोजीशन पे जाए और सेम रो और सेम कॉलम को कट कर दीजिए, उसके बाद जो एलिमेंट बचा वो आपका M11 माइनर कहलाएगा। तो A22 की पोजीशन पे कौन है, 4 है, तो माइनर M11 क्या हो जाएगा, 4। अब अगर मैं M12 यानी M12 A12 वाली पोजीशन ये रही, इस पर आ गया तो मैं सेम कॉलम और सेम रो को हटा दूंगा, तो एलिमेंट जो बचेगा वो होगा A21 और A21 की लोकेशन पे आएगा 3, M12 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब मुझे M21 निकालना है, तो M21 यानी A21 वाली पोजीशन जो कि ये है, फिर आप इस सेम कॉलम और सेम रो को हटा दीजिए। अब जो एलिमेंट बचा वो बचा A12, A12 की पोजीशन पे 2 है, तो माइनर M21 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद अगर मैं M22 की बात करूं, ठीक है, M22 की बात करें बच्चों हम यहाँ पे, तो M22 यानी A22 की पोजीशन पे चले जाएं आप, फिर A22 को छोड़ दीजिए और उसके सेम रो और उसके कॉलम को हटा दीजिए। उसके बाद जो एलिमेंट बचा यानी A11 की पोजीशन पे कौन है, 1, तो वो आपका M22 कहलाएगा। तो माइनर हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका 2 के लिए माइनर निकालना। सिमिलरली अगर मैं आपको 3 के लिए सिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक 3 का मैट्रिक्स का और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। मैट्रिक्स ए ले लीजिए आप अपनी तरफ से, कुछ भी मान लीजिए 1 2 3
0 1 4 -3 0 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए है। तो इसमें एलिमेंट की वैल्यू किस तरह से आएगी, जैसे मान लीजिए पोजीशन की अगर हम बात करें तो A11 A12 A21 सॉरी A11 A12 A13। ठीक है, A13 दूसरी रो में A21 A22 A23, थर्ड रो में A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो इसमें माइनर निकालने हैं आपको। तो पहला माइनर M11 आएगा, फिर उसके बाद माइनर M12 आएगा, फिर उसके बाद माइनर M13 आएगा। तो पहले M11 निकालते हैं। तो M11 यानी A11 वाली पोजीशन पे, तो A11 वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसकी सेम रो और उसके सेम कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचे उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट क्या बचे हैं A22 A23। तो A22 की पोजीशन पे 1 है, A23 पे 4 है, A30 पे 0 है और A33 पे 2 है। अब इसके बाद जो ये मैंने स्ट्रेट लाइन का जो सिंबल लिखा है ये डिटरमिनेंट का सिंबल कहलाता है बच्चों। अब ये डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे क्रॉस में 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 आएगा, माइनस 0 की 4 से गुना कर दीजिए क्रॉस में, वो आएगा 0। तो M11 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। अब M12 निकालना है, तो M12 यानी A12 वाली पोजीशन पे जाए, A12 वाली पोजीशन पे जाने के बाद सेम रो और सेम कॉलम को हटा दीजिए। अब जो एलिमेंट बचे उनको लिख लीजिए। तो अब एलिमेंट बचे आपके A21 और A23। A21 की पोजीशन पे 0 है, A23 की पोजीशन पे 4 है, A31 की पोजीशन पे -3 है और A33 की पोजीशन पे 2 है। तो फिर से डिटरमिनेंट का सिंबल आ गया। अब वापस से 0 और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 आया रिजल्ट, और उसमें से घटाएंगे -3 और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई को, यानी -12 को। ब्रैकेट खोलने पर माइनस माइनस प्लस का 12 बन जाएगा। इसी तरह से M13 निकालेंगे। तो आप सारे माइनस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं कुछ और माइनर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको माइनर निकालना हो M23, तो आप M23 मतलब A23 की लोकेशन पे जाए, ये रहा A23। उसके बाद आप सेम रो और सेम कॉलम को हटा दीजिए, फिर जो एलिमेंट बचे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। एलिमेंट बचे हैं A11 और A12। तो A11 की पोजीशन पे 1 है, A12 की पोजीशन पे 2 है, A31 की पोजीशन पे -3 है और A32 की पोजीशन पे 0 है। अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, 1 की 0 से 0 माइनस -3 की 2 से -6, यानी माइनस माइनस +6, ये M23 है। सिमिलरली अगर आपको मान लो M32 निकालना हो, M32 मतलब A32 वाली लोकेशन पे जाए, ये रहा A32। तो उसके बाद सेम रो को हटा दीजिए और सेम कॉलम को हटा दीजिए, फिर जो एलिमेंट बचे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। एलिमेंट कौन कौन से बचे हैं, A11 और A13, A11 1, A13 3, फिर उसके बाद A21 और A23, A21 0, A23 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 की 4, -03 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या है आपका 4। इस तरह से आपको सारे माइनर फाइंड आउट करने रहेंगे। ठीक है, तो ये था जस्ट नॉर्मल माइनर के बारे में। अब हम चलते हैं अपने कोफैक्टर के टॉपिक पे, और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। कोफैक्टर के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कोफैक्टर भी कुछ खास नहीं है, बस उसमें एक नया फैक्टर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपके कोफैक्टर्स रहेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है आपके पास और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अभी तो हमने माइनर निकाले थे, माइनर को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा था, माइनर्स। ठीक है, माइनर्स को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम, जो भी मैट्रिक्स का सिंबल होगा ना, जैसे यहाँ पे ए है तो उसके पोजीशन वाले एलिमेंट्स यानी A11 से। अभी इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या क्या है, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोफैक्टर करेंगे कैपिटल A11 से, A12 से, A21 से और A22 से। ये आपके कोफैक्टर एलिमेंट कहलाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे A11 निकालना चाहूँ
तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बस -1 की पावर i प्लस जे गुना में उसी पोजीशन का माइनर। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे से। सिमिलरली मैं A12 अगर निकालना चाहूंगा तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू में माइनर इसी लोकेशन का यानी M12 का। फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे A21 निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू A21 की पोजीशन का माइनर यानी M21। फिर मुझे अगर A22 निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे और उसी की पोजीशन का माइनर यानी M22। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो -1 की पावर i प्लस जे मतलब जो पोजीशन है। तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे i भी 1 है और j भी 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 बन जाएगी। इंटू में माइनर M11 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4, तो ये वैल्यू बनी -1 की पावर 2 इंटू में 4। तो सोल्व करने पर रिजल्ट क्या है आपका 4। तो यहाँ पे कोफैक्टर भी A11 भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे माइनर M12 और -1 की पावर सोल्व करूँ तो -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 2, तो 1 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, माइनर M12 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी 3। तो ये -1 की पावर 3 इंटू में 3, वो नेगेटिव, तो ये वैल्यू आई आपकी -3। ठीक है, अब चलते हैं A21 की वैल्यू निकालने पर कोफैक्टर ऑफ A21। तो -1 की पावर i प्लस जे यानी यहाँ से i2 आएगा j1 आएगा, तो 2 प्लस 1 इंटू M21 माइनर, तो M21 माइनर आएगा 2, -1 की पावर 3 इंटू 2, ये वापस से क्या आएगा आपका माइनस का 2। अब कोफैक्टर A22 निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे यानी i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2, तो 2 प्लस 2, माइनर M22 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आएगी, तो -1 की पावर 4 इंटू 1 यानी रिजल्ट करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1। तो ये है आपके कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू हमने आज फाइंड आउट करने के लिए देखा, जो कि काफी सिंपल है। तो माइनर और कोफैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर, फिर इनके बारे में थोड़ा सा एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो डिटरमिनेंट के लिए ही काफी हेल्पफुल होगा रिजल्ट में। चलिए बच्चों, अब चलते हैं डिटरमिनेंट पे। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स वापस से 2 ऑर्डर 2 की लेते हैं और 2 ऑर्डर की 2 में एलिमेंट आपके पास 2 4 -1 6, ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं सिंपल कुछ इस तरह से लिखूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या तो कुछ इस तरह से, या जो मैट्रिक्स ए है उस पे डिटरमिनेंट के सिंबल ऐसे लग जाएंगे जो कि बेसिकली आप मॉडुलस के सिंबल से जानते हो। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर 2 में कैसे निकलेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 2 और 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 12। फिर उसमें से क्या घटाना है, दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट को, यानी -1 और 4 के क्रॉस प्रोडक्ट को, ये आएगा -4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 12 माइनस माइनस प्लस 4, 12 4 16, तो ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो 2 और 2 में तो आपको डिटरमिनेंट कुछ ऐसे ही फाइंड आउट करना है। 3 ऑर्डर 3 में क्या करना पड़ेगा आपको, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है आपके पास और इसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 0 -1 1 1 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट है, इसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना है। वो आपसे कह रहा है कि बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो डिटरमिनेंट आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। मान लीजिए मैं भी यहाँ पर इस रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है, ये वाली रो 1। तो रो 1 में पहला एलिमेंट क्या आएगा, वो होगा 1। आप उस 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू यानी 1 जो एलिमेंट है वो मैंने चूज कर लिया और आपने सेम रो और सेम कॉलम को छोड़ दिया, बाकी की जो वैल्यू है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम इसी में। फिर ये वैल्यू आने के बाद यहाँ पे एक मैं चीज आपको बतानी भूल गया, इस 1 के साथ में यहाँ पर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी, वो होगी -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, उसी लोकेशन से। इसके बाद प्लस, फिर से -1 की पावर i प्लस जे,
ठीक है, और इनटू में दूसरा एलिमेंट क्या है, 2। तो 2 आ गया आपके पास। तो 2 आने के बाद अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में अब एलिमेंट लिखने हैं तो 2 को आप डार्क कर लीजिए, तो उसके कॉलम और उसकी रो को छोड़ दीजिए। अब एलिमेंट क्या बचे आपके लिए, 0 1 1 4, ये डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, वापस से प्लस -1 की पावर I प्लस जे। अब तीसरा एलिमेंट जो कि 3 है। अब डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे हम बच्चों, यानी 3 को मैंने कैच किया और उसी की रो और उसके कॉलम को हटा दिया। अब जो वैल्यू आई उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, 0 -1 1 एंड 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी। अब यहाँ पे -1 की पावर I प्लस जे क्या होगा, A11 वाला एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट A11 था, ये 12 था और ये 13 था, यानी -1 की पावर 1 + 1। डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, -1 और 4 की मल्टीप्लाई करी, -4 इंटू -3 1 जा 3 प्लस -1 की पावर I प्लस जे यानी A12 एलिमेंट, तो 1 + 2 इंटू में एलिमेंट 2। डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, 0 की 4 से 0, -1 1 जा 1, फिर प्लस का साइन, -1 की पावर I प्लस जे A13 वाला एलिमेंट था, तो 1 + 3 इंटू 3। डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 1। इसको सोल्व कर दीजिए बच्चों, -1 की पावर 2 प्लस की बन जाएगी, -4 और -3 माइनस का 7। ठीक है, वो 1 से मल्टीप्लाई चल ही रहा है साथ में आपका यहाँ पे भी। प्लस का -1 की पावर 3 माइनस का 1, 2 -1 -2 प्लस -1 की पावर 3 प्लस का 1 इंटू 3, 3 1 जा 3। ये आया आपका -7 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 3 -7 + 5 यानी माइनस का। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है आपके लिए, -2 आंसर। ठीक है, तो ये थ्री ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट निकालना था। आपको डिटरमिनेंट में ये याद रखना है, आप चाहे रो 1 से आप एक्सपेंड कर लीजिए या रो 2 से एक्सपेंड कर लीजिए या रो 3 से एक्सपेंड कर लीजिए, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम मिलेगी। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ, आप चाहे कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लीजिए, कॉलम 2 से एक्सपेंड कर लीजिए या कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लीजिए, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आप एक बार चाहो तो घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ये हमारा पर्सनल नंबर है 8397047104। आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था थ्री ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में। अब थ्री ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट आप निकाल रहे होते हो तो इसमें कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक बार कैनवास को क्लियर करके नोट करा देता हूँ आपको ये पॉइंट्स। तो देखिए, डिटरमिनेंट में जो हमने बात की है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, पहला पॉइंट इसमें एक तो ये याद रखना है, थ्री ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में, इन थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कई बार पूछता है, तो वो हो जाएंगे 3 की पावर 2 यानी 9 एलिमेंट। ठीक है, दूसरा, भाई डिटरमिनेंट निकालने पर कितनी टर्म बनती है, तो थ्री ऑर्डर 3 में यानी इन थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, इन थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डिटरमिनेंट, इन डिटरमिनेंट आर 3 फैक्टोरियल यानी 6। 6 में से हाफ टर्म तो पॉजिटिव होगी, हाफ टर्म पॉजिटिव यानी 3 टर्म, और 3 टर्म नेगेटिव होगी यानी फिर से हाफ टर्म नेगेटिव। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट के आपके दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए।
इसके बाद आपको एक तो हमने चीज देखी कि भाई आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। इसके बाद एक सारस डायग्राम आता है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का, वो सारस डायग्राम और देख लीजिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। सारस डायग्राम, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सारस डायग्राम, इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है मान लीजिए, जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और आपसे कह रहा हो कि वो भाई मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो आप सारस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। सारस डायग्राम में क्या होगा, आपको एलिमेंट वापस इसी कॉलम में लिखना है इसी तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तीन कॉलम तो वैसे हो गए, दो नए कॉलम वापस ऐड कर दिए जाते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसके बाद आपको क्या करना है, डायगोनली प्रोडक्ट करना है, जैसे कि A1 B2 और C3 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B1 C2 और A3 की मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली फिर C1 A2 और B3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों रिजल्ट को हम क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मान लीजिए, तो वैल्यू आएगी, एक काम कर लीजिए नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी आपकी A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। ये तो आपके ऐड हो गए ये वाले पार्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से डायगोनली चलना है ऊपर, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी है A3 B2 C1 B3 C2 A1, ठीक है, इसके बाद C3 A2 B1। ये वाले पार्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस। तो ये वाले पार्ट मैंने मान लीजिए माइनस कर लीजिए, और ये प्रोडक्ट करने लिखने पर क्या आएगी वैल्यू, A3 B2 C1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले रखे हैं, तो वो हो जाएगा B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट देगा आपको मैट्रिक्स ए का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन पार्ट तो आपके पॉजिटिव वाले हैं और ये तीन पार्ट आपके नेगेटिव वाले हैं। इसलिए हमने कहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर में, यानी कुछ इस तरह से हाफ पार्ट तो पॉजिटिव होंगे और हाफ पार्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब डिटरमिनेंट की कुछ फॉर्म और दिखा देते हैं हम आपको यहाँ पे। डिटरमिनेंट के कुछ और रूल है, जैसे मैं इसी मैट्रिक्स से ले लेता हूँ, इसको साफ ही कर लीजिए आप यहाँ पे। चलिए देखिए, वापस से मैं अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में आता हूँ। मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं यहाँ पे वापस से। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, आप ऐसे लिख लीजिए। तो एलिमेंट है आपके कुछ इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ रूल याद रखने हैं बच्चों। वो क्या रूल है, अगर मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब आंसर कोफैक्टर की फॉर्म में देना चाहूँ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इन फॉर्म ऑफ कोफैक्टर, डिटरमिनेंट ए इन फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए आप रो वन से कर रहे हैं, तो रो वन से एलिमेंट है आपके पास A1 B1 और C1। आप इनके पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से गुना कर दीजिए। A1 को मैं A1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस B1 को मैं B1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस C1 को मैं C1 के कोफैक्टर से गुना कर दूंगा, और सेम रिजल्ट आएगा। आप चाहे रो 3 से कर लीजिए। रो 3 से करोगे तो मैं आपको पेन चेंज करके दिखा देता हूँ ग्रीन पेन से। तो रो 3 से हम अगर कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो रो 3 से क्या आएगा, आपके एलिमेंट है A3 B3 और C3। तो A3 अपने पोजीशन के कोफैक्टर से यानी A3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस B3 अपने पोजीशन के कोफैक्टर से B3 से, C3 अपने
कोफैक्टर C3 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली आप ऐसे कॉलम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम एक तो ये रूल दिखाना चाह रहे थे आपको यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल क्या है, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, मान लीजिए आप सेकंड रो को ले रहे हैं, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं A2, B2 और C2, आप इनको इस रो के पैरेलल रो के कोफैक्टर से गुना कर दीजिए। यानी एक सेकंड रुकिए, ब्लैक पेन से देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे आपने अभी ये वाली रो चूज की है, सेकंड रो, ठीक है, आपने ये वाली रो ली है आपने। अब इसके पैरेलल कौन सी रो है, एक तो ये पहली रो 1 है और दूसरी R3 है। आप इनके कोफैक्टर से गुना कर दीजिए अब इनके एलिमेंट को। अगर मैं A2 को मल्टीप्लाई कर दूं A1 वाले कोफैक्टर से, प्लस B2 को कर दूं B1 वाले कोफैक्टर से, C2 को कर दूं C1 वाले कोफैक्टर से, तो इनका एडिशन रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। ये याद रखना है। या मैं ऐसे भी कह सकता था, जैसे A2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं रो 3 के कोफैक्टर से, ठीक है, यानी A3 से, प्लस B2 को मल्टीप्लाई कर दूं B3 से, प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर दूं C3 से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। आप सिमिलरली इसमें कॉलम में भी चेक कर सकते हैं, तो दोनों के केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है हमारे डिटरमिनेंट का। इसके बाद आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का टॉपिक और देख लेते हैं आज ही, उसके बाद के टॉपिक फिर हम कल ही चेक करेंगे। इसके बाद आपका आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना रहे तो हम उसमें कहते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कंडीशन वही होनी चाहिए दोनों के लिए, कि दोनों को अगर आप चेक कर रहे हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सिंगुलर होने के लिए और नॉन सिंगुलर होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें बस आपको एक ही रूल याद रखना है नोट करके, वो क्या है वो देखिएगा, इफ A and B, A and B both are non-singular, both are non-singular matrix, both are non-singular matrix, then product AB या BA also non-singular। ठीक है, वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको पॉइंट ये भी बना के रखना है अपने नोटबुक में। तो ये था हमारे कुछ आज टॉपिक के बारे में। कल के में टॉपिक में जो रहेगा उसमें ए इनवर्स डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, सिंगुलर और इनको यूज करते हुए होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के बारे में भी जानेंगे। शायद से 2 या 3 क्लास और रहती है आपकी बेसिक क्लासेस के लिए। उसके बाद हम आपके 250 से 300 क्वेश्चन पहले से ही मैट्रिक्स के क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहले आपको बोला गया है 2006 से 2000 अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनडी मैथमेटिक्स में, वो सारे क्वेश्चन आपको वर्ल्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन राम अवतार अकेडमी। ठीक है बच्चों, बाकी आपका एनडी के फॉर्म निकल ही गया है, आप उसको एक बार एनालिसिस कीजिए गूगल से और फॉर्म को फटाफट फिलअप कीजिए और तैयारी में जुट जाएं। ये आपके लिए हम एश्योरिटी दिला रहे हैं, आपको इस चैनल के अलावा किसी भी मेटल की फीडबैक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, राम अवतार अकेडमी चैनल पे बने रहें, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल से भी स्टडी मटेरियल मिल सकता है, उसका नाम है एनडीए मैथमेट, राम अवतार अकेडमी करके है। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको आप टेलीग्राम पे जाना, डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे सर्च करना राम अवतार अकेडमी, राम अवतार अकेडमी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा होगा एनडीए मैथमेटिक्स, एनडीए मैथमेटिक्स। ठीक है, या एनडीए मैथमेटिक्स पहले लिखा होगा और राम अवतार अकेडमी ब्रैकेट में लिखा हुआ, इनमें से कोई एक चीज होगी आपको।
लेकिन राम अवतार अकेडमी जरूर लिखा गया है, तो आप ये चीज जान सकना। वहाँ पे आपको एक फोटो भी मिल जाएगी, हल्के हल्के लाल पिंक कलर से में टी शर्ट पहनी हुई है, मेरी ही फोटो है वो, काफी पुरानी फोटो थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी आप जुड़े रहिए। अगर आपको एनडी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट से, बस आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते रहे, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े तो हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो खराब नहीं जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।